अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 10 है और ये ओडीज का आज हम लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2-3 लेक्चर्स के अंदर पीडीज को स्टडी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने सीखा था कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और आज हमारा लेक्चर है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। मतलब जो इक्वेशंस हमने कल स्टडी की थी उसकी मिसाल आप इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल y का सेकंड डेरिवेटिव है और -2y प्राइम प्लस 3y इज इक्वल 3x स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड जो है वो नॉन जीरो है। नॉन होमोजीनियस दोनों के अंदर हमने जो कोएफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट ही लिए हुए हैं। कल जो इक्वेशन स्टडी की उसके अंदर भी ये जो डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट्स हैं इधर भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ कल हमने होमोजीनियस स्टडी करी थी, आज हम नॉन होमोजीनियस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफाइन भी कर लेते हैं कि अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ये जो आपको कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, an लिखा हुआ है, an-1 लिखा हुआ है, a1 है यहाँ पे और a0 है, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल नहीं हो सकते। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि YC is the solution of associated homogeneous equation। ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, अगर हम इसकी एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन लेते हैं, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम एक दफा सपोज कर लेते हैं कि ये जीरो है, उस सूरत में ये एक होमोजेनियस बन जाएगी और उसका जो सोल्यूशन निकल आएगा उसको हमने YC का नाम दे दिया। और सिमिलरली ओवरऑल अगर हम इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उसको YP से डिनोट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका जनरल सॉल्यूशन बनाने का तरीकेकार ये होगा कि YC प्लस YP, YC आप उसके होमोजेनियस पार्ट से हासिल करेंगे और YP जो है ये उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों को ऐड करने से आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो YC है जो आप होमोजेनियस इक्वेशन से निकालेंगे उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम देते हैं, और YP जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसको आप पर्टिकुलर इंटीग्रल का नाम देते हैं। तो इसके वर्किंग रूल के अंदर फिर ये चीज शामिल हो गई कि सबसे पहले आपने उसकी होमोजेनियस इक्वेशन बनानी है, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके YC निकालना है। दूसरे नंबर पर आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। इसके तरीके हम आगे चलकर सीख लेते हैं। और तीसरे स्टेप में आपने दोनों को जमा करके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना है। जी, अब सबसे पहले आपके पास है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने सबसे पहला केस जो है वो सपोज किया है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है f of d into y is equal to e raised to power ax। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया हुआ है वो e की पावर में दिया हुआ हो। मिसाल के तौर पे इस तरह की इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं कि y का सेकंड डेरिवेटिव है और -2y है और प्लस y, ये y प्राइम सपोज कर लें, इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी जिसकी राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीकेकार ये होगा कि अगर ये जो e की पावर में a लिखा हुआ है इसको अगर आप इस फंक्शन में पुट कर देते हैं जो राइट साइड पे डिफरेंशियल डेरिवेटिव का फंक्शन दिया हुआ है, और रिजल्ट आपके पास नॉन जीरो आ जाता है। पुट करने से रिजल्ट हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये जो
इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव है और -2d और प्लस इसके अंदर 1 लिखेंगे और इनटू y लिख लेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास e रेज़ टू पावर 2x। अब इस केस में आपके पास जो फंक्शन f ऑफ d बन रहा वो आपके पास है f ऑफ d इज इक्वल टू डी स्क्वायर और -2d और +1 है। राइट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है इसमें x का जो मल्टीपल है वो 2 है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 2 को पुट करने से ये जो d है इसका स्क्वायर बन जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा और +1 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट होकर आपके पास जो रिजल्ट है वो 1 निकल आया। इसका मतलब है f ऑफ 2 आपके पास नॉन जीरो निकल आया। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो x के साथ कांस्टेंट होगा उसको आपने ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है इसमें पुट करना होगा। अगर रिजल्ट आपके पास नॉन जीरो आ जाता है तो इसको इवेलुएट करने का तरीका ये है कि 1/f ऑफ d into e raised to power x, इस a को आपने इस d के साथ रिप्लेस कर देना है तो ये e raised to power ax डिवाइडेड बाय f ऑफ a बन जाएगा। लेकिन अगर बफर्ज़े मुहाल यहां पर ये जीरो आ जाता है, ठीक है, अगर ये आपके पास जीरो आ जाता है उस केस में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए इसकी भी एक साथ में हम एग्जांपल ले लेते हैं। जी इसकी भी हम एग्जांपल एक साथ में लेते हैं। सपोज हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं हम, डी स्क्वायर है और -2d है और +1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे मैं e रेज़ टू पावर 2x नहीं लेता हूं बल्कि e रेज़ टू पावर 1x ले लेता हूं, जस्ट x। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है इसका मल्टीपल वो 1 है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आपके पास 1 स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा, आगे -2 आएगा, उसके बाद +1 आ जाएगा। तो जब आप इन तमाम को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस सूरत में अगर आप इस ऊपर वाले केस फर्स्ट के अंदर वाले मेथड को यूज करेंगे तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका तरीकेकार ये होगा कि आपने बेसिकली करना ये है कि ये जो आपको f ऑफ d वाला फंक्शन दिया हुआ है इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है और इसमें से वो वाले फैक्टर्स आपने अलग कर लेने हैं जो यहाँ पर जीरो पैदा कर रहे थे और जो जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको आप अलग कर लेंगे। अब इस चीज को इवेलुएट करने का तरीका ये है कि d माइनस a की पावर में k लिखा हुआ है, ये k है, आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है x की पावर k के साथ, e रेज़ टू पावर ax एज इट इज आ जाएगा, नीचे आपने k फैक्टोरियल लिख देना है और साथ में जो g वाला फंक्शन है जिसमें फैक्टर मौजूद नहीं था a वाला, उसके अंदर आपने a को पुट करके ये वैल्यू निकल आएगी। अब ये तरीकाकार भी थोड़ा सा लेंथी है तो इसको एक आसान तरीके से मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये वाला तरीकेकार कि आपने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल जो थी उसी के अंदर अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन हमने ली हुई है डी स्क्वायर और -2d और +1 है और यहाँ पे साथ में y लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपके पास है e रेज़ टू पावर x। अब ये तरीका दूसरा तरीकेकार मैंने ये नीचे लिखा हुआ है
इस तरीके कार में मतलब ये सेकंड केस पे दूसरा मेथड है, जब आपके पास एफ ऑफ ए जो है वो 0 प्रोड्यूस कर रहा हो, उस तरीके में आपने करना ये होगा कि ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर आपने एक x से मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे जो एफ ऑफ डी है इसका आपने साथ डी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे इसी मिसाल में आप देखें, इसको मैं फंक्शन को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर और -2d है और +1 है, और मल्टीप्लाई के साथ कौन हो रहा है, e रेज़ टू पावर x। अब e की पावर अगर डिनोमिनेटर में रिप्लेस की जाए तो वो 0 बन जाता है। तो इसका मतलब अगर आप डेरिवेटिव वाला तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऊपर आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आपने डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू d, डी स्क्वायर का 2d बन जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो ये आपके पास ex आ जाता है। मजीद अगर आप यहाँ से फिर पावर 1 पुट करते हैं तो ये d तो फिर 1 हो जाएगा, तो 2 - 2 फिर 0 बन जाएगा। तो आप एक दफा और यही मेथड अप्लाई करते हुए एक दफा और x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, साथ में ex आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ये तरीका कार ज्यादा आसान है, तो ये दूसरे केस के अंदर आपने ये काम करना होगा। अच्छा, नीचे कुछ बातें और भी है। एक नोट लिखा हुआ है कि अगर 1/d आ जाता है, जस्ट 1/d, तो ये डेरिवेटिव का उलट आ गया, डेरिवेटिव का इनवर्स आ गया। तो डेरिवेटिव का इनवर्स जो होता है बेसिकली वो इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो 1/d को आप हमेशा रिप्लेस किया करेंगे विद इंटीग्रल साइन। लेकिन अगर बटे में नीचे d के साथ कुछ चीज सब्ट्रैक्ट भी हो रही हो, उसको इवैल्यूएट करने का तरीकेकार ये होगा कि d में से a माइनस हो रहा है, तो e रेज़ टू पावर ax से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, और इंटीग्रल के अंदर f ऑफ x के साथ साथ e रेज़ टू पावर -ax के साथ भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये 1/d माइनस a f ऑफ x को इवैल्यूएट करने का तरीकेकार है। जी, ये दोनों केसेस हम तब यूज करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है कि d³ + 1y = 1 + e रेज़ टू पावर -x और प्लस e रेज़ टू पावर 2x। जी, अब तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जो इसका वर्किंग रूल है, उसके अंदर सबसे पहले आपने YC फाइंड आउट करने हैं, और YC फाइंड आउट करने के लिए आपने करना क्या होगा, उस इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट लेने। होमोजीनियस पार्ट का मतलब है कि सपोज कर लेंगे कि राइट हैंड साइड सारी की सारी 0 है, तो राइट हैंड साइड को 0 रखते हुए ये होमोजीनियस पार्ट बन गया। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी d को m से रिप्लेस करते हुए m³ + 1 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। इनमें से अगर आप m+1 वाले फैक्टर से इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, और क्वाड्रेटिक फैक्टर जो इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसके ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। अब जो रियल रूट होता है उसका उसका इंटीग्रल बनाने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है। कल वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि होमोजेनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करने के हमने 3 केस पढ़े थे। तो ये रियल रूट -1 है, तो e की पावर में -1 कर देंगे, और यहाँ पर जो इमेजिनरी रूट है उसमें रियल पार्ट है 1/2,
तो e की पावर में आपने 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है √3/2। तो यहाँ पर साइन के एंगल में √3/2 लेंगे और कॉस के एंगल में भी √3/2 लेंगे। तो ये आपने YC निकाल लिए। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल, वो निकला है। अब आपने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जो आपको गिवन इक्वेशन है स्टार्ट में, इसमें से ये जो d³ + 1 1 है, इसको इस तरफ ला के डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे तीनों फंक्शंस का सम है, तो तीनों पर ये अलग अलग हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो अभी हम प्रीवियस केस पढ़ के आए हैं कि e की पावर में आ जाता है फंक्शन। अब यहाँ पे 1 था जिसको मैंने e की पावर 0 रख लिया। इस 0 को d से रिप्लेस कर दे तो नीचे अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए ये पहला जो आपके पास है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका इस तरीके से आएगा कि d को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया। और जो सेकंड है, इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन, क्योंकि अगर इसमें इसका कोफिशिएंट है -1, अगर -1 d³ से रिप्लेस करते हैं तो नीचे 0 बन जाता है। तो इसको मैंने दूसरे मेथड से किया हुआ है। वैसे आप इसको, जो मैंने पहले तरीकेकार आपको बताया डेरिवेटिव वाला, वो तरीका भी इसके ऊपर यूज किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको? नीचे वाले का आपने लेना होगा डेरिवेटिव, ऊपर आपने x से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3d² बन जाएगा, और यहाँ पर e⁻⁻x आ जाता है। जी, मैंने अभी आपको बताया कि 1/d का मतलब, अगर 1/d आ जाता है तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। जी, इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो 1/d को एक दफा अप्लाई करेंगे तो ये 1/3d बन जाएगा, और e⁻⁻x की इंटीग्रेशन जो है वो -x और साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा। एक दफा और इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और x/3 e⁻⁻x। तो ये आपको ज्यादा आसानी के साथ इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो ये जो दरमियान वाला आपके पास था पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको आप किस तरह, ये यहाँ पर मैंने दूसरा मेथड यूज किया हुआ है, आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे के अंदर अगर आप देखें तो इसमें x का कोफिशिएंट है 2, d से रिप्लेस करें, नीचे 0 नहीं बनता, इसको भी मैंने रिप्लेस करके इसको भी इवैल्यूएट कर लिया। लो जी, ये तीनों आपके पास सॉल्यूशन आ गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो YC और YP को ऐड करके मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। जी, नेक्स्ट आपके पास सेकंड केस है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या तो sin ax आ जाए या cos ax आ जाए। इसके भी मैंने दो केस बना लिए। पहला केस तो ये है कि हम ये जानते हैं कि e⁻θ, इसको आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ा होगा कि इसको हम राइट कर सकते हैं cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें ये जो cos थीटा है, cos थीटा इज रियल पार्ट, cos theta is a real part of e⁻iota theta. Similarly, sin theta is imaginary part of e⁻iota theta. जी, यहाँ पर तो यही तरीके का इस्तेमाल करते हुए ये जो साइन ax है, ये साइन इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख लिया e⁻iota ax का। अगर cos ax आ जाए तो उसको आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ
ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स। सही, एक तरीका तो आपके पास ये है। तो ये आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक से कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल के अंदर, और एक्सपोनेंशियल का पिछले केस में सीख चुके हैं कि उसको आपने किस तरह से इवेलुएट करना होगा। अच्छा, दूसरा तरीकेकार सेकंड केस ये है कि अगर f ऑफ d कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ d, मतलब d वाला फंक्शन इस तरीके का हो कि उसके अंदर जस्ट इवन पावर्स हो, जैसे d रेज टू पावर 4 आ गया प्लस 5d स्क्वायर आ गया, ठीक है, और -3 आ गया। अब इसके अंदर सारी d की इवन पावर्स है। अगर f ऑफ d कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ d, तो इसका मतलब है जो फंक्शन f ऑफ d है उसको आप लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ d स्क्वायर। इस सूरत में ये जो f ऑफ d स्क्वायर है, साइन के एंगल का जो कोफिशिएंट है a, तो इस d को आप d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -a स्क्वायर के साथ। इसी तरह अगर cos आ जाता है तो उसके अंदर भी यही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, अगर d स्क्वायर के अंदर a रिप्लेस, यहाँ पर a आता है, अगर आप a रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव a और ये 0 बन जाता है, ये ऊपर वाला तब आपने यूज करना है जब आप इसमें -a स्क्वायर रिप्लेस करें और इसका रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो आए, तब आपने ये यूज करना होगा। लेकिन अगर ये 0 आ जाता है तो फिर प्रीवियस तरीका जो मैंने आपको बताया कि आपने ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव ले लेना है, फिर आप ये तरीकेकार इस्तेमाल कर लेंगे अगर 0 बन जाता हो। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और राइट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने इसको मुकम्मल सॉल्व करना है। तो पहले yc निकालने के लिए हम इसका होमोजेनियस पार्ट सॉल्व करेंगे, और होमोजेनियस पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फैक्टराइज करके ये इसके 3 रूट्स आपने निकाल लिए। 1 रियल है तो e की पावर में आप 1 ले लेंगे, और इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को आप यूं लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा। अब इसका रियल पार्ट 0 है तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर 0 x लिखेंगे, और पावर के अंदर आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए आप c1 sin x लिखेंगे और फिर c2 cos x लिखेंगे। तो ये काम मैंने किया, e रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, तो यहाँ पर मैंने c2 sin x और c3 cos x लिख लिया। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यही फैक्टर सारे का सारा आप राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये बन गया d-1 और d स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर जो sin x था, इसका जो इसको बल्कि मैंने एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए e रेज़ टू पावर आयोटा x लिखा है। तो साइन जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, तो साइन इमेजिनरी पार्ट होने की वजह से यहाँ पर मैंने e रेज़ टू पावर आयोटा x और इमेजिनरी लिख लिया। जी, फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो d-1 है ये तो स्क्वायर पावर में नहीं है, तो इसमें d को हमने आयोटा से जो कोफिशिएंट x का उससे रिप्लेस कर दिया, ये नीचे आयोटा -1 बन गया। इसको हमने आयोटा -1 को साइड पे करने के बाद हमने सेकंड जो ऑपरेटर है 1 ओवर d स्क्वायर प्लस 1, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसको अगर आप देखें तो ये आयोटा को d से रिप्लेस करें तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 पर ये 0 बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर डेरिवेटिव का तरीका इस्तेमाल करते हुए मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d ले लिया। अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 ओवर d का मतलब इंटीग्रेशन होता है। इधर से मैंने आयोटा -1 को सिंपलीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी कर दिया, और जो 1 ओवर d था उसको हमने इंटीग्रल ले लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन जो होती है e रेज़ टू पावर आयोटा x होती है, कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे आयोटा को, इस आयोटा को दोनों के साथ डिवाइड करें, आयोटा ओवर आयोटा 1 हो जाता है, कैंसिल होकर।
और 1 ओवर आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, और e रेज टू पावर आयोटा x जो है इसको मैंने cos x प्लस आयोटा sin x लिख ली है जी। मजीद इसके अंदर ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसका इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है जो आयोटा के साथ रकमें होंगी, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये बन जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तरीकेकार आपके पास सॉल्यूशन निकल आए। जी नेक्स्ट आपके पास फर्दर कुछ और रूल्स भी हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें तीसरा रूल मैंने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। इसका तरीकेकार ये होगा, पहले हमने दो चीजें सीखी है। एक बात तो ये सीखी कि अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल आ जाए, दूसरी बात हमने ये सीखी कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए राइट हैंड साइड पे। अब हम ये सीख रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल भी आ जाए और साथ में कोई फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसका तरीका ये होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं स्टार्ट में। शिफ्ट करते वक्त करना ये होगा कि ये जो डी है, इस डी को आपने डी प्लस ए से रिप्लेस करना है। जब डी प्लस ए से रिप्लेस करेंगे तो ए और माइनस ए कट जाएंगे, जस्ट आपके पास एफ ऑफ डी बन जाएगा। मतलब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर यूं आ जाता है d प्लस 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास e रेज टू पावर 3x है और साथ में यहाँ पे साइन x लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप इस एक्सपोनेंशियल वाले को शिफ्ट कर दे बैक पे। अब शिफ्ट करते वक्त आपने करना क्या होगा, इसकी पावर में 3 लिखा हुआ है तो d को आपने रिप्लेस करना होगा। पहले तो इसको शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पे, e रेज टू पावर 3x यहाँ पे आएगा और इस d को हमने रिप्लेस करना है d प्लस 3 के साथ। 2 तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन x जस्ट आपके पास आ जाएगा जी। ये नीचे बन जाएगा e रेज टू पावर 3x और d प्लस 5 आ जाता है और यहाँ पे ये साइन x है। इसके बाद आगे उसी तरह से आप करेंगे कि इमेजिनरी की पावर इसको e रेज टू पावर आयोटा x में लिख लेंगे। स्टार्ट में आपने इमेजिनरी लिख देना है, फिर आयोटा यहाँ पे d के साथ रिप्लेस होकर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं जी। चौथा रूल जो लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन भी आ सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पर x की पावर आ जाए, मिसाल के तौर पर x रेज़ टू पावर 5 आ जाता है। हमने एक्सपोनेंशियल भी सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी सीख लिया, अब अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो इसको हमने कैसे इवैल्यूएट करना है, तो इसका मैंने नीचे वर्किंग रूल दिया हुआ है। आपने करना ये होगा कि टेक लोवेस्ट डिग्री कॉमन फ्रॉम f ऑफ d सो दैट रिमेनिंग फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म दिस। मतलब इसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है d प्लस 5 दिया हुआ है और इधर आपके पास x क्यूब है। अब यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, इसको इवैल्यूएट करने का तरीका ये है कि यहाँ से आपने लोवेस्ट डिग्री को कॉमन लेना है। तो लोवेस्ट डिग्री में कांस्टेंट ही आएगा। 5 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 प्लस 1 ओवर डी, सॉरी डी ओवर 5। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है, टेक लोवेस्ट डिग्री कॉमन फ्रॉम एफ ऑफ डी, रिमेनिंग फैक्टर इज ऑफ। अब आप देख लें कि ये फंक्शन किस तरीके का बन चुका है, 1 प्लस आगे डी का कोई फंक्शन है तो 1 के साथ माइनस भी दरमियान में हो सकता है, प्लस भी आगे डी का कोई फंक्शन बचेगा।
दूसरा स्टेप ये होगा कि यूज बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड दिस एक्सप्रेशन। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, 1 प्लस d/5, इसकी पावर बन जाएगी -1 और यहाँ पे x³ आया हुआ है। अब बाइनोमियल, ये दो किस्म के मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस नीचे लिखी हुई है, अगर दरमियान में प्लस हो और ऊपर -1 हो तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 - d² एक रकम पॉजिटिव एक नेगेटिव इस तरीके से ओपन होता है। तो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप इसको बाइनोमियल जो है तफसील के साथ भी लगा सकते हैं, तो जवाब उसका यही बनेगा। अच्छा, ये 1/5 था, तो ये 1/5 आपके पास बन जाएगा। इसके ऊपर जब हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस d की जगह d/5 लिखना पड़ेगा हमें, और उसके बाद प्लस के साथ आप लिखेंगे d² 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और इसी तरह आगे d³ आएगा तो वो d³ डिवाइडेड बाय 125 आएगा। अब आप राइट हैंड साइड पे देखें तो x³ है और ये सारे डेरिवेटिव्स है, तो जितनी किसी की पावर होती है उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद वाले सारे डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं। तो आगे चौथे ऑर्डर वाला डेरिवेटिव लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने 0 हो जाना है। लो जी, x³ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो -3x² बन जाएगा, और जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो +6x डिवाइडेड बाय 25 बनेगा, और तीसरा इसका डेरिवेटिव जस्ट 6 आ जाएगा और नीचे 125 आ जाएगा। लो जी, इस तरीके से अगर x की पावर वाला फंक्शन आ जाए तो बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आप उसको एक्सपेंड किया करेंगे। इसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, मैंने एक एग्जांपल चूज की है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। पहले तो हम इसका होमोजीनियस पार्ट ले लेते हैं। होमोजीनियस पार्ट लेकर इसको सॉल्व करके इसके ये रूट्स निकल आए, इनकी मदद से हम कॉम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपने इसका निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप वही d की फॉर्म में लिख के वो वाला फंक्शन इधर लाके डिवाइड कर दें, इसका ये अलग कर ले फैक्टर, इसको भी अलग अलग दोनों के ऊपर अप्लाई कर लें। अब ये अलजेब्रिक है, यहाँ पर वही टेक्निक यूज होगी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टेक्निक इस्तेमाल कर ले। तो अब इसमें फर्स्ट जो अलजेब्रिक वाला पोर्शन है उसमें आप देखें, इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई कर दें, और यहाँ पर आप d² जो है अगर 1 यहाँ पर पुट करते हैं आप, तो 1 पुट करने से ये 0 बन जाएगा, इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, मतलब e⁻⁴x लिखेंगे तो वो आयोटा यहाँ पे पुट करेंगे वो, तो मैंने इसीलिए इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये 3d² + 1 आ गया। फर्दर इस पर आपने बाइनोमियल अप्लाई किया और सेकंड ऑर्डर तक आपने बाइनोमियल को ओपन कर दिया, और यहाँ पर वही आपने जो यहाँ पे इसका मल्टीपल था 1 है तो 1 का स्क्वायर आपने यहाँ पे पुट करके उसका नेगेटिव लिया तो ये -3 बन गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स सॉल्व करने के तरीके सीख लिए। अब नेक्स्ट कुछ इक्वेशंस जिनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट ना हो बल्कि वेरिएबल हो, उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने केस लिया हुआ है जिसको काशे-आइलर इक्वेशन बोलते हैं। ये एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है ना, साथ में x की पावर भी वही आती है। जैसे ये नीचे मैंने एक मिसाल दी हुई है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो साथ में x² है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो साथ में x है, यहाँ पे y के साथ जस्ट कांस्टेंट है।
तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको काशे-आइलर इक्वेशन बोलते हैं। इस काशे-आइलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं ऐसी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में जिसके कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी x = e⁻p। कुछ कैलकुलेशन के बाद आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर x के लिहाज से डेरिवेटिव को d से डिनोट करें तो t के लिहाज से डेरिवेटिव को डेल्टा से डिनोट करें तो x d जो होगा डेल्टा के बराबर होगा x² d² डेल्टा * डेल्टा -1। ये मैं इनके प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको मेथड बता रहा हूँ कि करना आपने ऐसे होगा। इसी तरह x³ d³ को आप इससे रिप्लेस कर देंगे। एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक काशे-आइलर इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं x et। जो x² और सेकंड डेरिवेटिव है उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव और x को डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसके कोएफिशिएंट्स जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। इसका पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल लिया, अब कांस्टेंट का तो वही तरीकेकार है जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं। फिर हमने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का यहाँ पर मेथड यूज करके इसका ये हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला। दोनों को आप जमा करेंगे तो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। अब इसके अंदर जो कि आप ऊपर प्रूफ सपोज कर चुके हैं x = et, तो इसके दोनों तरफ log लेंगे तो नेचुरल लॉग x जो है वो जस्ट t के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर जिधर t लिखा हुआ है उसको नेचुरल लॉग x से रिप्लेस कर दिया, e⁻t को आपने x पुट करके ऊपर उसका स्क्वायर ले लिया, e⁻−3x को भी आपने x⁻−3 लिखा, e⁻2t को आपने x² लिख लिया। तो इस तरीके से आप काशे-आइलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मजीद इसके और भी काफी सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को करवाई है, एक केस करवाया है। आगे और भी काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम ज्यादा डीपली इनको स्टडी नहीं कर रहे। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हुई है जो अक्सर पेपर में आ जाती है। लेजेंड्रेज इक्वेशन है, बेसल्स इक्वेशन, स्टर्म लिउविल इक्वेशन, हर्माइट इक्वेशन, लीगर इक्वेशन, चिपशिव इक्वेशन वगैरह। तो ये 6-7 इक्वेशन है, इनको आप ज़बानी इनकी जो फॉर्मेट है इसको याद कर लें। ये 2017 के अंदर आई थिंक उस पेपर में भी पूछी गई है। तो यहाँ तक हमारा ओडी का कोर्स जो ये मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर से ही जो भी क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा पीपीएससी के पेपर में वो इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस आज के लेक्चर में से अगर आप